हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल TSK टेक्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो बेसिक इलेक्ट्रिकल के डेफिनेशंस पढ़े थे उन्हीं के बेसिस पे अभी हम लोग यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, कुछ बिट सॉल्व करेंगे और एक नया टॉपिक पढ़ेंगे रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोएफिशिएंट, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की भी तैयारी करेंगे आज। ओके, लेट्स गो। तो आज का हम लोग पहला न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। मैंने न्यूमेरिकल को पहले ही बोर्ड पे लिख लिया है ताकि हमारा टाइम बचे। चलो स्टार्ट करते हैं। आपको न्यूमेरिकल में दिया है कि 60 वाट का बल्ब है, उसके अंदर से कितना करंट फ्लो हो रहा है, 0.5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन निकालना है। हम लोग को ऑलरेडी पता है करंट का डेफिनेशन क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो हम लोगों ने लिख लिया करंट है Q/T, और एक बात है Q का मतलब क्या होता है N/E डिवाइडेड बाई T। N का मतलब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर, और E का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज कितना है, और T का मतलब यहाँ पर 1 सेकेंड रहेगा। अब ये 1 सेकेंड कैसे क्या ले लिया हम लोगों ने, द रीज़न इज़ करंट का डेफिनेशन क्या होता है, यूनिट क्या होता है, कूलम पर सेकेंड। सो क्रॉस सेक्शनल एरिया में एक सेकेंड के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं, हम लोग को यही निकालना है। ठीक है, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो निकालने हैं आपको। हम लोग इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, I/T डिवाइडेड बाई E। ठीक है, सो करंट का वैल्यू कितना है आपका 0.5 एम्पियर, टाइम कितना है 1 सेकेंड, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज कितना था 1.6 × 10⁻⁻19। अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। मैं इसका वैल्यू आपको बताता हूँ, 3.1 × 10⁻18। देखो, जस्ट इमेजिन करने जैसी बात इसमें यह है कि सिर्फ और सिर्फ 0.5 एम्पियर करंट फ्लो होने से इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, 3.1 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, चलो निकलो। अब ये तो हो गया हमको। अब हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट पास थ्रू ए क्रॉस सेक्शनल एरिया इन 1 आवर। ठीक है, इसको भी कैलकुलेट कर लेंगे। आपको पता है कि I = Q/T है, तो Q क्या लिख सकते हैं हम लोग, I/T। I का वैल्यू कितना है आपका 0.5, और आपका टाइम कितना बोला है उसने 1 आवर। 1 आवर का मतलब है, अब मुझे कुछ भी लिखना नहीं यहाँ पर, तो मुझे सेकंड्स में लिखना पड़ेगा। सो 1 आवर का मतलब है 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, मतलब 3600 × 0.5। अब यहाँ पर कैलकुलेट करते नहीं बैठना, आपको पता है 0.5 का मतलब आधा होता है, तो आपका आंसर कितना आना है यहाँ पर 1800 कूलम्स है। लेकिन आपको ये नहीं पूछा है, ठीक है, ये तो आपने चार्ज निकाल लिया। कूलम को COL भी लिख सकते हैं, या फिर आप सिर्फ सिंपली C लिखो तो मोर अप्रोप्रिएट रहेगा। अब हम लोग देखते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकलेंगे। Q = N/E। ठीक है, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू Q/E। Q का वैल्यू कितना है 1800, और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19। अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हो तो आपको आंसर मिलता है 1.1 × 10⁻22। लेकिन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बस डिजिट है। ओके, लेट्स गो फॉर द सेकेंड वन। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करेंगे सेकंड न्यूमेरिकल। चलो देख लेते हैं कि ये कौन से टाइप का न्यूमेरिकल है और कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, एक कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 4 mm² इज 4 मीटर लॉन्ग एंड कैरीज ए करंट ऑफ 10 एम्पियर। ठीक है, और द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज 8 × 10⁻28 m³ माइनस। ओके, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू ट्रैवल द लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, अब देखो, देखते ही क्वेश्चन देखते हैं ऐसे लग गया कि हम लोगों ने इसको पढ़ा ही नहीं है, लेकिन हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ा है इसमें, उसका नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ा है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है। मुझे पता है डिस्टेंस दे के रखा है, 4 मीटर ट्रैवल करना है मेरे इलेक्ट्रॉन को, और उसने पूछा सिर्फ टाइम। इसका मतलब अगर मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेता हूँ तो मुझे इजीली जो टाइम लगने वाला है ट्रैवल करने के लिए इलेक्ट्रॉन को, वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो पहले गिवन डाटा लिख लेते हैं। लेंथ को देख के रखा है उसने 4 मीटर, चलो रहने दो। एरिया को देख के रखा है उसने 4 mm²। अब इसको हम लोग
मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और करंट का वैल्यू दे के रखा है आपको 10 एम्पियर। सेकेंड इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का डेंसिटी दे के रखा है 8 × 10⁻28, इसका वैल्यूम डेंसिटी दे के रखा है आपको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं वहाँ पर, ठीक है। सो अगर हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अगर आपको याद है लास्ट लेक्चर में मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ाया था, उसका फॉर्मूला था I/NAE, ठीक है। I का वैल्यू कितना दिया है आपको 10 एम्पियर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 × 10⁻28 इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया 4 × 10⁻⁻6, और बचा क्या है इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर का चार्ज। देखो इसका वैल्यू कितना इंपॉर्टेंट है 1.6 × 10⁻⁻19। और जब हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं तो मुझे मीटर पर सेकंड में वैल्यू मिलेगा, और उसका वैल्यू है 1.95 × 10⁻⁻4। अब आप बोलोगे सर ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आएंगे क्या? ज़रूर आएंगे, लेकिन ये जो नंबर है वो सिंप्लीफाइड नंबर रहेंगे, तब क्या आपको कैलकुलेशंस में आसानी होगा, ठीक है। कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है। हम लोगों ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है। अब मुझे यहाँ पे बस टाइम कैलकुलेट करना है, तो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी कर देंगे। और डिस्टेंस कितना है आपका, डिस्टेंस है 4 मीटर, डिवाइडेड बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू आया 1.95 × 10⁻⁻4। अगर हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो आपको आता है 2.05 × 10⁻4 सेकेंड्स आपका आंसर रहेगा। अगर आपको इसको आवर्स में कैलकुलेट करना है तो आपको डिवाइड बाय 60 करना पड़ेगा, एंड सो, ठीक है। न्यूमेरिकल है इस चैप्टर का, थोड़ा अलग है, रेजिस्टेंस बेस्ड है, उसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सॉल्व करने से पहले एग्जांपल को समझ के लेते हैं कि क्या है। ए कॉपर वायर ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर हैड ए रेजिस्टेंस ऑफ 0.15 ओहम। मैंने गिवन डाटा लिख लिया है कि रेजिस्टेंस पहले कितना था 0.15। इट वॉज ड्रॉन अंडर प्रेशर सो दैट इट्स डायमीटर वॉज रिड्यूस टू 50%। पहले डायमीटर कितना था 1 सेंटीमीटर, तो अभी ऑब्वियस है कि 50% रिड्यूस हो गया। इसका मतलब कि आपका डायमीटर कितना है 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और ऐसे कंडीशन में आपको रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है पूछा है। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, इसका मतलब अगर डायमीटर भी थोड़ा कम हुआ है तो इसको डबल कर लेंगे, बात खत्म हो गया। ऐसा नहीं होता है, या फिर उसका स्क्वायर कर लेंगे, वैसा भी नहीं होता है। आप देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या होता है, और मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बता दूंगा इसको कैसे याद रखना है। उसके पहले आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ρ × L/एरिया, ठीक है। उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। वैसे इस क्वेश्चन में किया क्या है, एक कंडक्टर है, पहले उसका 1 सेंटीमीटर था, बस उसको स्ट्रेच किया, वॉल्यूम जितना है उतना ही रखा, बस ताकत लगाया, अंडर प्रेशर रखा। और इस कंडीशन में क्या हो गया कि उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया था स्ट्रेच करने की वजह से, यूनिफॉर्म प्रेशर अप्लाई करने की वजह से आधा हो गया, लेकिन लेंथ में कुछ वेरिएशन आया होगा। कितना आया होगा, कैसे आया होगा, लेकिन एक चीज़ आपको इसमें याद रखना है, वो है वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है। सो मैंने क्या कर लिया, जो रेजिस्टेंस पहले था तो उसका लेंथ L1 लिख लिया, जो रेजिस्टेंस बाद में आने वाला है उसका लेंथ L2 लिख लिया, ठीक है। अब हम लोगों ने एक चीज़ इसमें से देख लिया है कि इसका वॉल्यूम क्या है, सेम है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, ठीक है। सो A1 × L1 इज इक्वल टू A2 × L2। स्ट्रेच करने के बाद भी आपका जो वॉल्यूम है उतना का उतना ही रहने वाला है, ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट कॉपर वायर है या फिर वायर बोला है तो आपको सर्कुलर ही ले लेना है, ठीक है। सो एरिया अगर कैलकुलेट करना है तो π/4, 1 का स्क्वायर सेंटीमीटर में ही लिखेंगे हम लोग। सो एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा आपको जो कुछ भी आंसर है, ठीक है। और एरिया 2 है 0.5 सेंटीमीटर डायमीटर के हिसाब से, π/4d² फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ये अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो मुझे आंसर्स आते हैं 0.785, 0.196, 0.785 और 0.196 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। जब ये न्यूमेरिकल्स एग्ज़ाम में आएंगे तो नंबर्स आसान रहेंगे, ठीक है, ऐसे डिसिमल्स में नहीं रहेंगे, ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। L2/L1, ठीक है, इज इक्वल टू A1/A2। अब मुझे पता है एरिया के वैल्यूज़ कितने हैं, 0.785
डिवाइडेड बाई 0.196, जो मेरा वैल्यू है वो आता है 4 टाइम्स। इसका मतलब L2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ L1। कैलकुलेट करके देख लेना आप, ठीक है। अब लेंथ का वैल्यू तो चेंज हो गया है, आपको क्लियर हो गया कि कैसे है, कितना हुआ है, ठीक है। अब हम लोग रेजिस्टेंस में इंटरेस्टेड है, तो मेरा जो R1 है उसका क्या है फॉर्मूला, रो इंटू L1 अपॉन A1, और मेरा जो R2 है उसका फॉर्मूला है रो इंटू L2 अपॉन A2। और एक चीज़ इसमें नोट करना, मैं बार बार सिर्फ रो लिख रहा हूँ, रीज़न इज स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी कांस्टेंट होता है एंड इट इज़ ओनली डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, वेयर एज रेजिस्टेंस इज डिपेंडेंट ऑन लेंथ, एरिया और टेम्परेचर एंड टाइप ऑफ मटेरियल ऑल्सो, ठीक है। सो अब हम लोग इसका रेशियो अगर ले लेते हैं तो R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू L2 अपॉन L1 इंटू A1 अपॉन A2। ये दोनों इक्वेशंस का रेशियो ले लिया हम लोगों ने। अब मुझे पता है कि R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू L2 अपॉन L1 का वैल्यू कितना निकाला है आपने, 4, और क्रॉस सेक्शनल एरिया का वैल्यू A1 अपॉन A2, ये भी आया 4। सो यहाँ पर आ गया 16। सो आपका फाइनल आउटपुट क्या है, R2 इज इक्वल टू 16 टाइम्स R1। हमें पता है R1 का वैल्यू कितना है, 0.15, 16 इंटू 0.15, इसका आंसर आएगा, R2 का वैल्यू कितना आएगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताता हूँ, यहाँ पर एक सिंपल तरीका है, ठीक है। 0.15 का मतलब है 15%, 15/100। अब 16 है, ये थोड़ा सा एप्टीट्यूड भी बता दे रहा हूँ, ऐसे समझ लेना। 16 है, 16 का 10% कितना आता है, 1.6, ठीक है। और इसी का 5% कितना आएगा, 0.8। सिंपल बात है। अब मुझे कितना चाहिए था, 15%, इसका मतलब 10 + 5 भी 15% होता है। हम लोग ऐड कर लेंगे, 6 + 8 = 14, और आएगा आपको 2.4। ये है आपका 2.4 ओम्स आपका आंसर। एक छोटा सा ट्रिक है कि हम लोग परसेंटेज को कैसे कैलकुलेट करते हैं, जब हम लोग परसेंटेज पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग इसको कवर करने ही वाले हैं, डोंट वरी, ओके। अब हम लोग 4th न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ये लगभग न्यूमेरिकल ही है, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है कि अगर मैंने लेंथ को डबल कर दिया, वायर के लेंथ को डबल कर दिया, तो आपका जो रेजिस्टेंस है उसके अंदर क्या चेंजेस आएंगे, n टाइम्स होंगे, डबल हो गए, 3 टाइम हो गए, क्या होगा एग्जैक्टली, ठीक है। सो यहाँ पर भी अगेन जब पिछले न्यूमेरिकल में हम लोगों ने बेस लिया था वही रहेगा। R1 इज इक्वल टू रो इंटू L1 अपॉन A1। अगेन देखो रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है। R2 इज इक्वल टू रो इंटू L2 अपॉन A2। लेकिन आपको पता है कि L2 कितना है आपका, 2 टाइम्स ऑफ L1 है, ठीक है। और एक चीज़, ऐसा नहीं है कि रेजिस्टेंस का वैल्यू डबल कर दिया, रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, इसका मतलब लेंथ का वैल्यू डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस का वैल्यू डबल हो जाएगा, बात खत्म हो गया। लेकिन वैसा नहीं है, रीज़न इज़ वॉल्यूम इज़ सेम। अगेन पिछले क्वेश्चन का बेस और इस क्वेश्चन का बेस दोनों के दोनों सेम है। सो A1 L1 इज इक्वल टू A2 L2, ठीक है। A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू L2 अपॉन L1, और मुझे पता है कि L2 अपॉन L1 का वैल्यू कितना है, 2। सो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो गया, A2 इज इक्वल टू A1 अपॉन 2। आपने जैसे ही लेंथ को डबल किया भाई, एरिया का वैल्यू क्या हो गया, हाफ हो गया। ये भी एक बिट बनता है, याद रखना, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अगेन वापस से सेम इसी फॉर्मूले के अंदर हम लोग क्या करेंगे, R2 अपॉन R1 का रेशियो ले लेंगे। R2 अपॉन R1 का रेशियो हमें पता है क्या होता है, L2 अपॉन L1। सिंपल है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, इसका मतलब 2 2s ऊपर आएंगे, और एरिया है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब है 1 और 2 उल्टा रहेगा एग्जैक्टली। सो L2 अपॉन L1 का वैल्यू कितना था, L2 अपॉन L1 का वैल्यू है 2, और A1 अपॉन A2 का वैल्यू भी कितना है, 2। तो सिंपली क्या है आपका आंसर, R2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स R1। मैं सिंपली यही बोलना चाहूँगा, R2 इज इक्वल टू n² टाइम्स R1। n का मतलब है
लेंथ को कितने टाइम्स आप करोगे उतने स्क्वायर टाइम्स उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ये कंक्लूजनरी लाइन है, आप इसको रट लेना। हमारे पास कभी कभी इतना टाइम नहीं होता है कि हम लोग ये पूरा सॉल्व करते बैठेंगे, तो हम लोग को कंक्लूजन्स पता होने चाहिए। अगर मैंने लेंथ को थ्राइस कर दिया तो यहाँ पर क्या है, सिंपली 3 का स्क्वायर इंटू 9, ख़त्म बात। एक नया टॉपिक कवर करेंगे और उसी के ऊपर न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उसके पहले को हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि रेजिस्टेंस इज़ डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। अब हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, ठीक है। अब रही बात कंडक्टर, अगर कंडक्टर है और उसका टेम्परेचर रेज करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा अलॉन्ग विथ टेम्परेचर, ठीक है। मैंने ग्राफ पे दिया है, ये रेजिस्टेंस है और ये टेम्परेचर है। टेम्परेचर आपका एक्स एक्सिस पे, रेजिस्टेंस आपका वाई एक्सिस पे। इसको आरटी ग्राफ भी बोलते हैं या फिर रेजिस्टेंस टेम्परेचर ग्राफ भी बोलते हैं, ठीक है। सो ऐसा क्या होता होगा कि टेम्परेचर बढ़ने से कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता है, और ये एक बिट है इंपॉर्टेंट, याद रखना, ठीक है। क्या है कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं कंडक्टर के अंदर, और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, पहले तो सिंपल बात है, रेजिस्टेंस बढ़ने का मतलब क्या है कि अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट बढ़ना। सो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो जो इलेक्ट्रॉन है वो जगह पर ही वाइब्रेट करना स्टार्ट हो जाता है या फिर ऑसिलेट करना स्टार्ट हो जाता है। वेयर एज जब पहले नॉर्मल टेम्परेचर था, रूम टेम्परेचर था, इलेक्ट्रॉन आसानी से पास हो जाता था, ठीक है। लेकिन जैसे टेम्परेचर बढ़ने लग गया, इलेक्ट्रॉन्स को दिक्कत होने लग गई पास होने में, और इसी का मतलब होता है कि रेजिस्टेंस बढ़ना। रीज़न इज़, रेजिस्टेंस का डेफिनेशन क्या होता है, अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। तो सम हाउ बिकॉज ऑफ टेम्परेचर energy is reflected over electrons and it is being opposed to flow, और उतना ईज से फ्लो नहीं होता है जितना पहले होता था, ठीक है। एग्जैक्टली उल्टा है इंसुलेटर। अब इंसुलेटर का क्या है, उसके जो न्यूक्लियस के आसपास के जो ऑर्बिट्स हैं वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स बहुत टाइटली होल्डेड रहते थे, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो गया तो इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलता है और वो इलेक्ट्रॉन्स उस ऑर्बिटल स्टेट से बाहर आकर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाता है। अब हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है कि वो कंडक्ट जल्दी करता है। कंडक्ट जल्दी करने का मतलब ये होता है कि वहाँ पर रेजिस्टेंस ड्रॉप हो चुका है, ठीक है। सो अगर इंसुलेटर है, मटेरियल है, इंसुलेटिंग मटेरियल है, टेम्परेचर बढ़ता है तो उसका रेजिस्टेंस कम होता है। सिंपल, हम लोग बोलते हैं ना हमारा इंसुलेशन ब्रेक डाउन हो गया, उसका मतलब क्या है, वहाँ पर पंचर हो गया, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का पाथ क्रिएट हो चुका है, ठीक है। और एक आता है इसमें सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या है, इसका नाम में ही है सेमीकंडक्टर, कभी कंडक्ट करता है तो कभी ब्लॉक करता है, जैसे हम लोगों ने डायोड पढ़ा है। एग्जैक्टली कुछ टेम्परेचर के बाद एक क्रिटिकल टेम्परेचर बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पर, क्रिटिकल टेम्परेचर, उस टेम्परेचर के बाद इसका जो रेजिस्टेंस है वो ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाता है। सो कंक्लूजनरी लाइन। और एक बात है, इसमें अलॉयज़ आते हैं, कुछ अलॉयज़ जो नाइदर कंडक्टर है नॉर इंसुलेटर्स है, उनको मिक्स करके बनाए जाते हैं दो अलग अलग मटेरियल्स का, उनका ज़ीरो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है, ठीक है। अब ये ज़ीरो क्या है हम लोग पढ़ेंगे। जिसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ बढ़ता है उसको हम लोग पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बोलते हैं। जिसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ कम होता है उसको हम लोग नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस बोलते हैं। अगेन सेमीकंडक्टर्स भी एक हद तक नेगेटिव आरटीसी ही बोलते हैं, ठीक है। और अलॉयज़ ऐसे हैं जिनका आरटीसी या फिर रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोएफिशिएंट कितना होता है, 0। और आरटीसी को हम लोग डिनोट करते हैं अल्फ़ा। इसका मतलब क्या है, मान लेते हैं कि एक फिलामेंट है और 230 वोल्ट था, आपने अप्लाई किया एक फिलामेंट को, उसका रेजिस्टेंस है लगभग मान लो 10 ओम है, ठीक है। ज़्यादा ही होता है हमेशा फिलामेंट, लेकिन हम लोग 10 ओम मान के चलते हैं। अब मान लो कि 10 ओम है और आपने 6 घंटे चलाया, 7 घंटे चलाया तो गर्म होगा। ऑब्वियसली गर्म अगर होता है तो उसका रेजिस्टेंस ड्रॉप होता है। ऐसे टाइम में आपको वोल्टेज को बूस्टअप करना पड़ता है थोड़ा सा, ताकि उसका आउटपुट उतना का उतना ही मेंटेन रहे। हम लोगों ने पढ़ा है P=V²/R, सो पावर इज समवेयर डिपेंडेंट ऑन वोल्टेज स्क्वायर, ठीक है। तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है तो आपको वोल्टेज से कॉम्पेंसेट करना पड़ता है। लेकिन क्या है कि हमारा जो जनरल स्टेबल सिस्टम है उसको हम लोग लीनियर मान के चलते हैं कि रेजिस्टेंस वैल्यू चेंज नहीं होता है ऐसे टाइप में।
लेकिन कुछ सिस्टम्स में आपको कॉम्पेंसेट करना पड़ता है टेम्परेचर को भी। जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स देखते हैं, वहाँ पर जो रेजिस्टेंस लगाए होते हैं वो उनको हम लोग अल्फ़ा से कॉम्पेंसेट करते हैं। जो कॉम्पेंसेशन है उसी का नाम है रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोएफिशिएंट। मतलब रेजिस्टेंस अगर बढ़ जाता है टेम्परेचर की वजह से तो उसको एक अल्फ़ा से कॉम्पेंसेट किया जाता है, ऐसे मान लो आप, ठीक है। अब ये जो रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोएफिशिएंट है इसका डेफिनेशन आता है स्लोप ऑफ रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर ग्राफ टू इनिशियल रेजिस्टेंस। इसको आपको रटना पड़ेगा, ठीक है। सो आरटीसी का डेफिनेशन क्या है? रेशियो ऑफ स्लोप ऑफ रेजिस्टेंस टेम्परेचर ग्राफ टू इनिशियल रेजिस्टेंस। अब हम लोग मान लेते हैं इस ग्राफ पे आ जाता है। ये ग्राफ में हम लोगों ने देख लिया पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो और नेगेटिव, चारों के चारों एलिमेंट्स देख लिए और हम लोगों ने कंक्लूड कर लिया यहाँ पर कि कौन से एलिमेंट। और एक होता है थर्मिस्टर बोल के, ये एक बिट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थर्मिस्टर ये भी एक टाइप का एलॉय है। क्वेश्चन ऐसा आता है कि थर्मिस्टर का टेम्परेचर आरटीसी क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है। थर्मिस्टर कैन हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आरटीसी, सेमीकंडक्टर एलिमेंट है, ठीक है। सो डायोड का भी आरटीसी, ओके, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। चलो हम लोग आ जाते हैं इस ग्राफ पर, और इस ग्राफ पे, इसी ग्राफ के बेसिस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल बनेंगे हमारे, ठीक है। यहाँ पर ये जो एरिया है इसको हम लोग R0 मान लेते हैं, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मान लो यहाँ पर जो टेम्परेचर है इसको हम लोग T डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं या फिर T1 डिग्री सेल्सियस मान लेना। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो है R1, ठीक है। अब स्लोप है, स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप सेम ही रहेगा, आप किसी भी पॉइंट पे कैलकुलेट कर लो, कोई बात नहीं उसमें। सो अब अगर मैं इस पॉइंट पे अल्फ़ा मतलब ही आरटीसी कैलकुलेट करूँ तो उस पॉइंट का नाम है 0, सो इसीलिए मैंने अल्फ़ा 0 लिख लिया। तो मुझे इस ग्राफ का स्लोप लिखना पड़ेगा डिवाइडेड बाय इनिशियल रेजिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, इनिशियल रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पर R0, ठीक है। अब आप अलग तरीके से पढ़ते होंगे लेकिन मैं स्लोप अलग तरीके से निकालता हूँ, मेरे हिसाब से वर्टिकल डिस्टेंस अपॉन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है। सो ये जो पोर्शन है ये हो गया आपका वर्टिकल डिस्टेंस और ये जो पोर्शन है ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है। और रेजिंग है इसका मतलब पॉजिटिव आएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। और अगर डिक्रीजिंग होता मतलब इंसुलेटर होता तो नेगेटिव होता। चलो ठीक है, स्लोप की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब स्लोप का मतलब क्या हो गया, वर्टिकल बाय हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। वर्टिकल डिस्टेंस का मतलब क्या है, पहले कितना, यही डिस्टेंस चाहिए मुझे। सो ये डिस्टेंस चाहिए मतलब मेरा वैल्यू कितना है यहाँ पर टोटल R1, और ये जो वैल्यू है वो कितना है R0। सो R1 माइनस R0 डिवाइडेड बाय वर्टिकल डिस्टेंस कितना है 0, T1 माइनस 0 मतलब ही T1। अगर हम लोग इसको रीअरेंज कर लेते हैं, अल्फ़ा 0 R0 T1 इज इक्वल टू R1 माइनस R0। इसको रीअरेंज करो, R1 का वैल्यू आ गया R0 1 प्लस अल्फ़ा नॉट T1। यही एक बिट है जिसके बेसिस पे हम लोग सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। ये जो बिट है ये सबसे इम्पोर्टेंट बिट है और इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं हम लोग। अब मान लो मैंने लिखा था यहाँ पर अल्फ़ा 0 इज इक्वल टू स्लोप अपॉन R0। अब अल्फ़ा 1 का मतलब भी क्या रहेगा, स्लोप अपॉन R1, ठीक है। इसका मतलब क्या है, स्लोप तो कांस्टेंट है ना दोनों जगह पर, ठीक है। सो अल्फ़ा 0 R0 इज इक्वल टू अल्फ़ा 1 R1। इसका जो फाइनल आउटपुट है ना, मुझे बस उतने से ही मतलब है, हमें पता है हमको वही रटना है। लेकिन कभी कभी क्या है कि इंटरमीडिएट क्वेश्चन आ जाते हैं तो एग्जैक्टली आपको थोड़ा थोड़ा प्रोसीजर अगर पता रहे तो आपको अच्छा रहता है, ठीक है। सो अल्फ़ा 0 R0 इज इक्वल टू अल्फ़ा 1 R1 का वैल्यू आपने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है, उसका वैल्यू है R0 1 प्लस अल्फ़ा 0 T1, ठीक है। सो R0 कैंसिल हो जाएंगे, अल्फ़ा 0 इज इक्वल टू अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा नॉट T1, ठीक है। यहाँ पर अल्फ़ा 1 इज इक्वल टू अल्फ़ा 0 अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा 0 T1। अगेन इस पूरे आरटीसी में ये अगर सबसे एक नंबर है
तो ये 2 नंबर बिट है जो आपको रटना है, ठीक है। और एक है जो मैं आपको लिख के दे देता हूँ डायरेक्टली। जैसे हम लोगों ने अल्फ़ा 1 इज इक्वल टू अल्फ़ा 0 प्लस अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा नॉट T1 लिखा है, उसी तरीके से अगर मान लो टेम्परेचर T0 से T2 तक रेज़ किया है तो आपका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R2 हो जाएगा। सो इस केस में हम लोग अल्फ़ा 2 सिमिलरली अल्फ़ा 2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, अल्फ़ा 0 अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा 0 T2, ठीक है। और अगर हम लोग इसको कंपेयर करेंगे, अल्फ़ा 2 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा 0 T2 इज इक्वल टू अल्फ़ा 1 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा नॉट T1। अगर आप ये चीज़ भी याद रखते हो तो भी बहुत बढ़िया है, कोई बात नहीं, ठीक है। और इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो अल्फ़ा 2 इज इक्वल टू अल्फ़ा 1 अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा 1 T2 माइनस T1। जी देखो स्टार मार्क किए हुए 3 इक्वेशन। पहला R1 इज इक्वल टू R0 ब्रैकेट 1 प्लस अल्फ़ा नॉट T1, अगेन अल्फ़ा 1 इज इक्वल टू अल्फ़ा 0 अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा नॉट T1। और इसको सिंप्लीफाई करके अगर देखते हैं तो हम लोग अल्फ़ा 2 इज इक्वल टू अल्फ़ा 1 अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा 1 T2 माइनस T। अभी हम लोग और एक जो न्यूमेरिकल है जो RTC बेस के बेसिस पर है वो सॉल्व करते हैं। चलो पहले सॉल्व करने से पहले उसको समझ के लेते हैं। एक कॉइल हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 18 ओम व्हेन इट्स मीन टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेल्सियस एंड 20 ओम व्हेन इट्स मीन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस इज 50। ओके, फाइंड मीन टेम्परेचर राइज व्हेन इट्स रेजिस्टेंस इज 21 एंड सराउंडिंग टेम्परेचर इज 15 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन का मतलब साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये कॉइल है, मतलब ये कंडक्टर है, तो आपको ये ग्राफ फॉलो करना है जिसमें टेम्परेचर बढ़ने से आपका जो है रेजिस्टेंस बढ़ता है। अब हम लोगों ने ऑलरेडी एक फार्मूला डिराइव कर लिया था, R1 इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फ़ा नॉट T1, ठीक है। सो अभी इसी फार्मूले के बेसिस पे हम लोग ये जो न्यूमेरिकल है इसको सॉल्व करेंगे। देखते हैं, पहले 18 ओम था, मान लो 18 है, इज इक्वल टू, मुझे पता नहीं कि R0 T इज इक्वल टू 0 पे मेरा रेजिस्टेंस कितना है, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं, ना मुझे अल्फ़ा 0 पता है, लेकिन R1 मतलब 18 ओम है तब टेम्परेचर कितना है मेरा 20 है। सो मैंने लिख लिया, ठीक है। ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। अब मान लेते हैं सेकंड, जब आपका टेम्परेचर 50 है तब रेजिस्टेंस कितना है। A coil has 18 ohm when its mean temperature is 20 degree Celsius and 20 ohm जब 50. So 20 ohm R0 1 plus alpha 0 50. ओके, अब अगर हम लोग इसका रेशियो निकालते हैं तो 18/20 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फ़ा नॉट 20 डिवाइड बाई 1 प्लस अल्फ़ा नॉट 50। अगर आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो अल्फ़ा इज इक्वल टू हमें कुछ वैल्यू मिलेगा, वो है 1/250, ठीक है। और एक बात, हम लोगों ने अल्फ़ा का ये तो फॉर्मूला तो लिख लिया था, लेकिन उसका यूनिट रह गया। उसका यूनिट है स्लोप डिवाइडेड बाय इनिशियल रेजिस्टेंस था, बराबर। और स्लोप का मतलब भी क्या था आपका, वर्टिकल डिस्टेंस। वर्टिकल डिस्टेंस क्या है आपका, ओम, डिवाइडेड बाय आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या था, डिग्री सेल्सियस, डिवाइडेड बाय क्या है अगेन, ओम। सो पर डिग्री सेल्सियस ये आपका यूनिट आता है, ओम ओम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो अल्फ़ा का जो यूनिट है वो होता है पर डिग्री सेल्सियस या फिर 1/डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सो ये आ जाएगा पर डिग्री सेल्सियस अल्फ़ा 0। अब इसमें हम लोगों ने अल्फ़ा 0 तो कैलकुलेट कर लिया, लेकिन हमें कैलकुलेट करना क्या है कि जब मीन टेम्परेचर मेरा 21 रेजिस्टेंस है तब मेरा मीन टेम्परेचर कितना है ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। अगेन हम लोग क्या करते हैं, 18 इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फ़ा 0 20, ये फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करते हैं। अब हम लोग थर्ड इक्वेशन को ही यूज़ करेंगे, T 21, तो R0 1 प्लस अल्फ़ा नॉट, और यहाँ पर आपका कितना है टेम्परेचर आपको पता नहीं, ठीक है। लेकिन इस पूरे इक्वेशन में
अगर हम लोग डिवाइड कर लेते हैं तो अगेन R0 कैंसिल हो जाएगा। 1 प्लस अल्फ़ा ज़ीरो का वैल्यू पता है आपको, 20/250 लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फ़ा ज़ीरो का वैल्यू पता है आपको 250, और ये है T। सो अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो मुझे T का वैल्यू मिलता है 65 डिग्री सेल्सियस। लेकिन क्वेश्चन आपको पूछा है मीन टेम्परेचर, और एक बात आपको दिया है 15 डिग्री सेल्सियस का सराउंडिंग टेम्परेचर। सो आपका जो रेजिस्टेंस है वो 21 ओम रहेगा, तब उसका मीन टेम्परेचर कितना रहेगा, 65 माइनस 15, आंसर है 50 डिग्री सेल्सियस। काफ़ी लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि 65 डिग्री दिखा नहीं, आप MCQ में ट्रिक कर देते हो, लेकिन को मीन टेम्परेचर पूछा है तो आपको माइनस कर लेना पड़ेगा आपके रूम टेम्परेचर से। ठीक है, तो हम लोगों ने जो चैप्टर 1 था या फिर जो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था उसके अंदर जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे हर एक पे एक एक दो प्रॉब्लम लेना स्टार्ट किए। और इतना तो टाइम हमारे पास है नहीं कि सारे के सारे प्रॉब्लम्स हम लोग कवर कर पाएँ, लेकिन आप एक काम कर सकते हो, हम लोगों ने एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया है, आप वो ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आप जस्ट पोस्ट करो, मैं उसके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते जाऊँगा। और हम लोग क्या करते हैं, अभी वीडियो ख़त्म करने के पहले जस्ट रिकॉल कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है इस पूरे यूनिट में। ठीक है, ऐसे समझते हैं। करंट का डेफिनेशन क्या है, चार्ज पर यूनिट सेकंड, कूलम पर सेकंड उसका यूनिट हो गया। करंट के 2 फार्मूलेस पढ़े हम लोगों ने, I = NE/T, और एक बात था करंट का फार्मूला हम लोगों ने और एक पढ़ा है NEA और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसका भी यूनिट एम्पियर लिखो या फिर कूलम पर सेकंड लिखो। वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज का फार्मूला हम लोगों को पता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, जूल पर कूलम लिखो या फिर वोल्ट लिखो आप। ठीक है, और एक बात है एनर्जी, पावर, रेट एट विच एनर्जी इज कंज्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज पावर। ठीक है, सो उसका यूनिट है जूल पर सेकेंड, लेकिन हम लोग लिखते हैं वैट। और हम लोगों ने 3 फार्मूलेस पढ़े अलग अलग पावर के, VI, V²/R एंड I²R। ठीक है, रही बात एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम या फिर वर्क डन, सिंपली टोटल वर्क डन। ठीक है, RTC, R1 = R0 इंटू 1 प्लस α0 T1। आपको याद रखना है रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोएफिशिएंट का फॉर्मूला, और अल्फ़ा जो कोएफिशिएंट है उसका यूनिट है पर डिग्री सेल्सियस, बहुत इंपॉर्टेंट बिट है। ठीक है, R = ρ × L/A, आपका कंडक्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल या फिर रेसिप्रोकल ऑफ सिंपली रेजिस्टेंस, रो मतलब ही रेजिस्टिविटी विच इज़ ओनली डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, उसका यूनिट है ओम मीटर। कंडक्टिविटी मतलब ही सिग्मा, सीमेन मीटर इनवर्स या फिर ओम इनवर्स मीटर इनवर्स या फिर मोह मीटर इनवर्स, कोई भी यूनिट चलता है इसके लिए। ठीक है, ये एक ओवरव्यू था और हम लोग यहीं पर एंड अप कर देंगे इस वीडियो को। और एक बात जानने के पहले, जितने भी फार्मूलेज हम लोगों ने अभी लिखे हैं बोर्ड पर, इसका एक अलग से नोटबुक में आप लोग मेंशन कर लो ना, यही चीज़ें आपको रिवाइज करने के लिए काम आती हैं आखिर में। ठीक है, सो जितने न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करोगे उतने अच्छा है, लेकिन जितने ज़्यादा थ्योरी बिट्स भी करोगे उतना ही बढ़िया है। इस एग्ज़ाम्स के लिए, ऐसे एग्ज़ाम्स के लिए हम लोगों को 1 मार्क्स से जो छोटे छोटे बिट होते हैं IAS के, उनको प्रिपेयर करना है ज़्यादा। सो जो एग्ज़ाम्पल है वो भी छोटे छोटे ही है, ऐसा कुछ नहीं कि काफ़ी बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं, हम लोगों ने छोटे छोटे बिट्स लिए और सॉल्व किए हैं। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या फिर कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन करो, मैं आपको सेपरेटली क्लियर करके देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और मैं अपना फ़ोन नंबर भी वीडियो के एंड में मेंशन कर देता हूँ, ताकि आप लोग कुछ डाउट हो तो आप मुझे सीधा सीधा व्हाट्सअप कर लेना या फिर टेलीग्राम कर लो, मैं आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करके दे दूँगा MCQ बिट्स के। और मैंने एक अनोखा तरीका बनाया है जिसमें गाने बजते हैं पीछे और शॉर्ट्स हैं, यूट्यूब के शॉर्ट्स हैं, जिसके अंदर आप लोग MCQs को बस स्क्रॉल करते देखते जैसे मतलब क्लिक होता है आंसर आता है, क्लिक होता है आंसर होता है। सो आप जस्ट पॉज करो देखो, इस तरीके से भी आपका MCQ प्रैक्टिस हो जाता है। सो लेट्स एंड अप हियर। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग आएंगे DC सर्किट्स के साथ। ठीक है।